आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल RS स्टडी पर। इस वीडियो में हम क्लास 10वीं के साइंस के जो फिजिक्स का सेकेंड चैप्टर है मानव नेत्र तथा रंग बिरंगा संसार, उनसे हम इम्पोर्टेंट 80 ऐसे ऑब्जेक्टिव देखेंगे जो कि आपके 2022 के मैट्रिक एग्ज़ाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होगा। और इससे पहले हमने फर्स्ट पार्ट के वीडियो अपलोड कर दिए हैं। अगर अभी तक आपने उस पार्ट को नहीं देखे हैं तो उस पार्ट का लिंक इस चैनल के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा, आप वहां से जा कर के देख सकते हैं। इस चैनल के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको हमारे व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक भी मिल जाएगा, आप चाहे तो हमारे व्हाट्सएप ग्रुप भी ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए अब बिना समय गंवाए हम अपने प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। देखिए, हमारा पहला प्रश्न दिया हुआ है कि मानव नेत्र के किस भाग पर किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनाते हैं? बताइए, मानव नेत्र किस भाग पर किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनाते हैं? रेटिना या दृष्टि पटल पर, यानी डी ऑप्शन जो है हमारा करेक्ट ऑप्शन है। चलिए अब नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट प्रश्न है कि तारे टिमटिमाने की व्याख्या किस सिद्धांत पर आधारित है? बताइए, तारे जो टिमटिमाते हैं वो किस सिद्धांत पर आधारित होते हैं? तो दूसरा प्रश्न का जो सही आंसर है अपवर्तन के सिद्धांत पर, यानी ए ऑप्शन जो है हमारा सही आंसर है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नेत्र लेंस की फोकस दूरी अधिक हो जाने से कौन सा दृष्टि दोष होता है? बताइए, नेत्र लेंस की फोकस दूरी अगर अधिक हो जाए तो कौन सा दृष्टि दोष होता है? दूरदृष्टि दोष, यानी बी ऑप्शन जो सही आंसर है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, और आगे बढ़ने से पहले अगर अभी तक आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि इस चैनल से निश्चित ही आपको मदद मिलने वाली है। और इस वीडियो को लाइक कर दीजिए ताकि हम लोगों के मोटिवेशन बढ़े। चलिए अब चौथा प्रश्न देखिए। चौथा प्रश्न दिया हुआ है कि नेत्र में किसी वस्तु का बना प्रतिबिंब होता है। बताइए, नेत्र में जो प्रतिबिंब बनता है वो कैसा प्रतिबिंब बनता है? वास्तविक, उल्टा तथा छोटा, यानी सी ऑप्शन जो है हमारा सही आंसर है। चलिए पांचवी प्रश्न देखिए। हमारा पांचवी प्रश्न गया है कि जो नेत्र निकट स्थित वस्तु को स्पष्ट नहीं देख पाता है उस नेत्र में क्या होता है? निकट की वस्तु को स्पष्ट नहीं देख पाता है उस नेत्र में होता है दूरदृष्टि दोष, यानी ए ऑप्शन जो है हमारा सही आंसर है। चलिए अब अगला प्रश्न और छठा प्रश्न देखिए। हमारा छठवां प्रश्न दिया हुआ है कि श्वेत प्रकाश की किरणें जब किसी प्रिज्म से होकर गुजरती हैं तब जो रंग यानी वर्ण सबसे अधिक विचलित होता है वो कौन से है? बताइए, श्वेत प्रकाश जब किसी प्रिज्म से होकर गुजरती है तो सबसे अधिक विचलित कौन सा रंग होता है? बताइए, तो बैगनी रंग जो होता है वो सबसे अधिक विचलित होता है, यानी सी ऑप्शन जो है हमारा सही आंसर है। चलिए अब अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न और सातवां प्रश्न। हमारा सातवां प्रश्न दिया हुआ है कि जो लेंस की फोकस दूरी से बदलकर या दूर निकट स्थित वस्तु को क्या कहते हैं? बताइए, जो नेत्र फोकस अपने लेंस की फोकस दूरी को बदलकर दूर या निकट की वस्तु को साफ देख सकने के आँखों के गुण को क्या कहते हैं? समंजन क्षमता कहते हैं, यानी बी ऑप्शन जो है हमारा सही आंसर है। चलिए अब अगला प्रश्न देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न और आठवीं प्रश्न दिया हुआ है कि जरा दृष्टि दोष से पीड़ित व्यक्ति का उपचार किस लेंस से किया जाता है? बताइए, जरा दृष्टि दोष से पीड़ित व्यक्ति का उपचार किस लेंस से किया जाता है? यानी बायोफोकल लेंस से किया जाता है। बी ऑप्शन जो है हमारा सही आंसर है। और वीडियो को आप लोग अंत तक देखिएगा, ये मेरा नम्र निवेदन है, क्योंकि कहाँ से प्रश्न बन जाते हैं ये पता नहीं चलता और आप लोगों को एक नंबर लेकर चले जाएगा। और नौवां प्रश्न है कि एक स्वस्थ मानव नेत्र के लिए निकट तथा दूर बिंदु क्रमशः होता है। बताइए, एक स्वस्थ मानव नेत्र के निकट कहाँ देख सकता है और दूर कहाँ? निकट देख सकता है 25 सेंटीमीटर एवं दूर जो है अनंत, यानी डी ऑप्शन जो है हमारा सही आंसर है। डी ऑप्शन सही आंसर दिया हुआ है। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन और 10वीं क्वेश्चन देखिए। हमारा 10वीं क्वेश्चन दिया हुआ है कि विभिन्न दूरियों पर स्थित वस्तु के प्रतिबिंब को फोकस करने के लिए आँख की फोकस दूरी परिवर्तित होती है। बताइए, आँख की जो फोकस दूरी परिवर्तित होती रहती है वो किन के द्वारा? तो इसका जो सही आंसर है
ऑप्शन सी सीलियों पेशियों द्वारा, सीलियरी पेशियों द्वारा, यानी सी ऑप्शन जो है हमारा सही आंसर है। चलिए अब अगला प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न और 11वां प्रश्न दिया हुआ है कि जो नेत्र दूर की वस्तु को स्पष्ट नहीं देख सकता उस नेत्र में क्या होता है बताइए। जो नेत्र दूर की वस्तु को स्पष्ट नहीं देख सकता उस नेत्र में क्या होता है। तो उस नेत्र में जो होता है दूर को नहीं देख पाने पर निकट दृष्टि दोष होता है। कौन सा दोष होता है? निकट दृष्टि दोष, दूर को नहीं देख पाने पर, यानी बी ऑप्शन जो है हमारा सही आंसर है। चलिए अब नेक्स्ट प्रश्न और 12वीं प्रश्न है कि किसी दृष्टि दोष में कोई व्यक्ति, किस दृष्टि दोष में कोई व्यक्ति किसी वस्तु का प्रतिबिंब रेटिना के आगे बनाता है बताइए। किस दृष्टि दोष में किसी वस्तु का प्रतिबिंब रेटिना के आगे बनता है? तो निकट दृष्टि दोष जब होता है तब प्रतिबिंब रेटिना के आगे बनता है, यानी ए ऑप्शन जो है हमारा सही आंसर है। चलिए अब अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न और 13वीं नंबर प्रश्न। 13वीं नंबर प्रश्न दिया हुआ है कि नेत्र की समंजन क्षमता कम हो जाने से उत्पन्न होती है क्या? जब नेत्र की समंजन क्षमता कम हो जाती है तो क्या उत्पन्न होता है? इसका जो सही आंसर है जरा दृष्टि दोष, यानी सी ऑप्शन जो है हमारा सही आंसर है। चलिए अब अगला प्रश्न और 14वीं प्रश्न देखिए। हमारा 14वीं प्रश्न दिया हुआ है कि चंद्रमा पर खड़े अंतरिक्ष यात्री को आकाश कैसा प्रतीत होता है बताइए। चंद्रमा पर जब व्यक्ति खड़ा रहता है तो उसको आकाश कैसा प्रतीत होता है? काला, यानी डी ऑप्शन जो है हमारा सही आंसर है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि श्वेत रंग कितने रंगों के मेल से बना होता है? श्वेत रंग जो होते हैं वो कितने रंगों से मिलकर बना होता है बताइए। तो श्वेत रंग जो बने होते हैं वो 7 रंगों से मिलकर बने होते हैं, यानी डी ऑप्शन जो है हमारा सही आंसर है। और ये सारे के सारे क्वेश्चन इम्पोर्टेंट है और सिलेक्टेड क्वेश्चन लिए गए हैं, इसीलिए आप लोग इस वीडियो को पूरा देखिए और पूरा का पूरा प्रश्न आप इस लोग याद जरूर कर लीजिएगा। अब 16वीं प्रश्न देखिए। 16वीं प्रश्न दिया हुआ है कि दृश्य प्रकाश में किस वर्ण का तरंग दैर्घ्य अधिकतम होता है बताइए। जब दृश्य प्रकाश होता है तो उसमें किस रंग का तरंग दैर्घ्य जो होता है सबसे अधिक होता है, यानी बी ऑप्शन जो है हमारा सही आंसर है। लाल रंग का तरंग दैर्घ्य सबसे अधिक होता है। चलिए अब अगला प्रश्न और 17वीं प्रश्न देखते हैं। हमारा 17वीं प्रश्न है कि इंद्रधनुष का बनना किस परिघटना पर आधारित है बताइए। इंद्रधनुष जो बनता है वह किस परिघटना पर आधारित है? तो 17वीं प्रश्न का जो सही आंसर है प्रकाश का वर्ण विक्षेपण पर, यानी सी ऑप्शन जो है हमारा सही आंसर है। चलिए अगला प्रश्न और 18वीं प्रश्न। हमारा 18वीं प्रश्न कुछ इस प्रकार से है कि जो नेत्र निकट स्थित वस्तु को साफ नहीं देख सकता है उस नेत्र में क्या होता है बताइए। जो नेत्र निकट स्थित वस्तु को साफ नहीं देख सकता है उस नेत्र में क्या होता है? दूर दृष्टि दोष, यानी ए ऑप्शन जो है हमारा सही आंसर है। चलिए अब अगला प्रश्न और 19वीं प्रश्न। हमारा 19वीं प्रश्न दिया हुआ है कि किसी कोलाइडी विलयन में निलंबित कणों के प्रकाश के प्रकीर्णन को क्या कहा जाता है? किसी कोलाइडी विलयन में निलंबित कणों के प्रकाश को जो कहा जाता है टिंडल प्रभाव कहा जाता है, यानी सी ऑप्शन जो है हमारा सही आंसर है। चलिए अब अगला प्रश्न और 20वीं प्रश्न कुछ इस प्रकार से है कि सामान्य मानव नेत्र के लिए दूर बिंदु कौन सा है बताइए। एक मानव जो है सामान्य मानव अधिक से अधिक कितना दूर देख सकता है? तो एक सामान्य मानव जो होता है अधिक से अधिक अनंत दूरी तक देख सकता है, यानी डी ऑप्शन जो है हमारा सही आंसर है। चलिए अगला प्रश्न और 21वीं प्रश्न दिया हुआ है कि निकट दृष्टि दोष वाले व्यक्ति के चश्मे में कौन सा लेंस लगा होता है बताइए। निकट दृष्टि दोष वाले व्यक्ति जो होते हैं उनके व्यक्ति के चश्मे में कौन सा लेंस लगा होता है? अवतल लेंस, यानी बी ऑप्शन जो है हमारा सही आंसर है। चलिए अब अगला प्रश्न और 22वां प्रश्न देखिए। 22वां प्रश्न दिया हुआ है कि मानव नेत्र में उपस्थित लेंस है। मानव नेत्र में कौन सा लेंस उपस्थित रहता है? उत्तल लेंस, यानी ए ऑप्शन जो है हमारा सही आंसर है। चलिए अब 23वां प्रश्न और नेक्स्ट प्रश्न कुछ इस प्रकार से है कि निम्न में से किस दृष्टि दोष में नेत्र की क्रिस्टलीय लेंस धुंधला हो जाता है बताइए। कौन सा दोष होता है जब नेत्र का क्रिस्टलीय लेंस या तो धुंधला हो जाता है या फिर अपारदर्शी हो जाता है बताइए। तो जब हम लोगों को
मोतियाबिंद हो जाता है तब क्रिस्टलीय लेंस या तो धुंधला हो जाता है या अपारदर्शी हो जाता है। यानी बी ऑप्शन जो है हमारा सही आंसर है। चलिए अब 23वां प्रश्न और अगला प्रश्न देखते हैं। हमारा 24वां प्रश्न दिया हुआ है कि स्पेक्ट्रम प्राप्त करने के लिए किसका उपयोग किया जाता है। बताइए, स्पेक्ट्रम प्राप्त करने के लिए किसका उपयोग किया जाता है। तो स्पेक्ट्रम प्राप्त करने के लिए हम लोग प्रिज्म का उपयोग करते हैं, यानी डी ऑप्शन जो है हमारा सही आंसर है। चलिए अगला प्रश्न और 25वां प्रश्न दिया हुआ है कि स्पेक्ट्रम किस रंग की किरण का विचलन या झुकाव कम होता है। बताइए, स्पेक्ट्रम में जो होता है किस रंग या किरण का विचलन झुकाव होता है, झुकाव जो होता है कम होता है। तो 25वां प्रश्न का जो सही आंसर है लाल, यानी ये ऑप्शन जो है हमारा सही आंसर है। चलिए अब 26वां प्रश्न देखिए। हमारा 26वां प्रश्न दिया हुआ है कि दीर्घ दृष्टि दोष के निवारण के लिए कौन सा लेंस का उपयोग किया जाता है। बताइए, दीर्घ दृष्टि दोष के लिए कौन सा लेंस का उपयोग करते हैं। तो 26वां प्रश्न का जो सही आंसर है उत्तल लेंस, यानी बी ऑप्शन जो है हमारा सही आंसर है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। हम इस वीडियो में विश्लेषण नहीं कर रहे हैं क्योंकि प्रश्न ज़्यादा है और समय कम, इसीलिए हम लोग इस वीडियो में विश्लेषण नहीं, सिर्फ प्रश्न और आंसर कर रहे हैं। 27वां प्रश्न है कि प्रिज्म से प्रकाश की कौन सी परिघटना घटती है। बताइए, प्रिज्म से प्रकाश की कौन सी परिघटना घटती है। तो 27वां प्रश्न का जो हमारा सही आंसर है ऑप्शन सी। देखिए ऑप्शन सी क्या दिया हुआ है, ऑप्शन सी दिया हुआ है वर्ण विक्षेपण, यानी सी ऑप्शन जो है हमारा सही आंसर है। चलिए अगला प्रश्न और 29वां प्रश्न देखिए। हमारा 28वां प्रश्न दिया हुआ है कि प्रकाश के किस रंग का तरंगदैर्घ्य सबसे कम होता है। बताइए, प्रकाश के जो किस रंग के तरंगदैर्घ्य होते हैं वो सबसे कम होते हैं। प्रकाश के बैगनी रंग जो होते हैं उसका तरंगदैर्घ्य सबसे कम होते हैं, यानी ये ऑप्शन जो है हमारा सही आंसर है। चलिए 29वां प्रश्न देखिए। हमारा 29वां प्रश्न कुछ इस प्रकार से दिया हुआ है कि आकाश का रंग नीला प्रतीत होता है। बताइए, आकाश का रंग जो है नीला क्यों प्रतीत होता है। तो 29वां प्रश्न का जो सही आंसर है हमारा ऑप्शन बी, प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण, यानी बी ऑप्शन जो दिया हुआ है हमारा सही आंसर दिया हुआ है। अब 30वां प्रश्न देखिए। 30वां प्रश्न दिया हुआ है कि आँख व्यवहार होता है, आँख कैसा व्यवहार होता है, यानी आँख में कौन सा लेंस लगा रहता है। तो उत्तल लेंस लगा रहता है, यानी बी ऑप्शन जो है हमारा सही आंसर है। चलिए अब अगला प्रश्न और 31वां प्रश्न दिया हुआ है कि एक साधारण प्रिज्म कितने सतहों से घिरा रहता है। बताइए, एक साधारण प्रिज्म जो होते हैं वो कितने सतहों से घिरा रहता है। एक साधारण प्रिज्म 5 सतहों से घिरा रहता है, यानी सी ऑप्शन जो है हमारा सही आंसर है। चलिए अब 32वां प्रश्न देखिए। हमारा 32वां प्रश्न दिया हुआ है कि यदि किसी वस्तु का प्रतिबिंब रेटिना के पीछे बनता है तो वह व्यक्ति किस दृष्टि दोष से पीड़ित है। बताइए, तो अगर किसी वस्तु का प्रतिबिंब रेटिना के पीछे बनता है तो वह दूर दृष्टि दोष से पीड़ित है, यानी ये ऑप्शन जो दिया हुआ है हमारा सही आंसर दिया हुआ है। अब चलिए अगला प्रश्न और 33वां प्रश्न। 33वां प्रश्न दिया हुआ है कि किसी माध्यम के छोटे कणों के निलंबन को क्या कहा जाता है। बताइए, किसी माध्यम में छोटे कणों के निलंबन को क्या कहा जाता है। किसी माध्यम में जो होते हैं ना छोटे कणों के निलंबन को हम लोग कोलाइड कहते हैं, यानी ये ऑप्शन जो दिया हुआ है हमारा सही आंसर है। 2022 के बोर्ड एग्जाम में इसमें से कम 15-20 प्रश्न अवश्य पूछे जाएंगे, इसीलिए आप लोग इसे पूरा याद जरूर कर लीजिएगा। और 34वां प्रश्न है कि नेत्र गोलक का व्यास कितना होता है। तो नेत्र गोलक का जो व्यास होता है ये तो सभी को पता होगा, 2.3 सेंटीमीटर, यानी ये ऑप्शन जो है हमारा सही आंसर है। चलिए अगला प्रश्न और 35वां प्रश्न दिया हुआ है कि विद्युत सिग्नल में कौन उत्पन्न होता है। बताइए, विद्युत सिग्नल में कौन उत्पन्न होता है। तो 34वां प्रश्न का जो हमारा सही आंसर है ऑप्शन ए, परितारिका उत्पन्न होता है। क्या उत्पन्न होता है विद्युत सिग्नल में, परितारिका उत्पन्न होता है, यानी ये ऑप्शन जो दिया हुआ है हमारा सही आंसर। अब 36वां प्रश्न देखिए। हमारा 36वां प्रश्न दिया हुआ है कि सिग्नलों की व्याख्या कहाँ की जाती है। सिग्नलों की व्याख्या कहाँ की जाती है। तो 36वां प्रश्न का जो हमारा सही आंसर है ऑप्शन ए, मस्तिष्क में की जाती है। कहाँ, मस्तिष्क में, यानी ये ऑप्शन जो है करेक्ट ऑप्शन है। चलिए अगला प्रश्न और 37वां प्रश्न दिया हुआ है कि मानव नेत्र में किस प्रकार का लेंस पाया जाता है। बताइए,
मानव नेत्र जो होता है उनमें किस प्रकार का लेंस पाया जाता है? तो मानव नेत्र में जो पाया जाता है वह उत्तल लेंस पाया जाता है, यानी ए ऑप्शन जो है सही ऑप्शन है। चलिए अब अगला प्रश्न और 30वां प्रश्न दिया हुआ है, पुतली के साइज को नियंत्रित करने वाला गाढ़ा पेशीय डायफ्राम क्या कहलाता है? बताइए। पुतली के साइज को जो नियंत्रित करने वाला एक गाढ़ा पेशीय डायफ्राम जो होता है उनको हम लोग क्या कहते हैं? परितारिका कहते हैं। यानी ए ऑप्शन जो दिया हुआ है करेक्ट ऑप्शन दिया हुआ है। 39वां प्रश्न देखिए, हमारा 39वां प्रश्न कुछ इस प्रकार से है कि आँख की पुतली किस प्रकार से कार्य करती है? बताइए। आँख की पुतली का कार्य क्या होता है? तो इसका जो सही आंसर है पुतली के भांति, यानी बी ऑप्शन जो है हमारा सही आंसर है। चलिए अब 40वां प्रश्न देखिए, हमारा 40वां प्रश्न दिया हुआ है कि कॉर्निए के पीछे एक संरचना होती है जिसे हम लोग क्या कहते हैं? कॉर्निए के पीछे की संरचना को हम लोग क्या कहते हैं? चलिए अगला ऑप्शन जो दिया हुआ है परितारिका, यानी डी नंबर ऑप्शन जो है हमारा सही आंसर है। परितारिका कहते हैं, क्या कहते हैं? परितारिका। चलिए अगला प्रश्न और 41वां प्रश्न दिया हुआ है कि निकट दृष्टि दोष उत्पन्न होने का कारण क्या है? बताइए। निकट दृष्टि दोष उत्पन्न होने का कारण क्या है? आखिरकार निकट दृष्टि दोष उत्पन्न क्यों होता है? तो इसका जो सही आंसर है अभिनेत्र लेंस की वक्रता बढ़ जाना, यानी ये ऑप्शन जो दिया हुआ है सही आंसर दिया हुआ है। चलिए अगला प्रश्न और 42 नंबर प्रश्न देखिए, 42वां प्रश्न दिया हुआ है कि निकट दृष्टि दोष दूर करने के लिए किस लेंस का व्यवहार होता है? निकट दृष्टि दोष दूर करने के लिए किस लेंस का व्यवहार होता है? तो 42वां प्रश्न का जो सही आंसर है ऑप्शन बी अवतल लेंस का, यानी बी ऑप्शन जो दिया हुआ है करेक्ट ऑप्शन दिया हुआ है। चलिए 43वां प्रश्न देखिए, हमारा 43वां प्रश्न दिया हुआ है कि आँख में प्रवेश करने वाली प्रकाश की मात्रा को कौन नियंत्रित करता है? आँख में जो प्रकाश प्रवेश करते हैं उनको नियंत्रित कौन करता है? परितारिका करती है, यानी ये ऑप्शन जो दिया हुआ है सही आंसर दिया हुआ है। चलिए अगला प्रश्न और 44वां प्रश्न कुछ इस प्रकार से है कि नेत्र में प्रवेश करने वाली प्रकाश की किरणों का अधिकांश अपवर्तन होता है। अधिकांश अपवर्तन कहाँ होता है? बताइए। नेत्र में जो प्रकाश प्रवेश करती है उनमें अधिकांश का अपवर्तन कहाँ पर हो जाता है? तो इसका जो सही आंसर है कॉर्निया के बाहरी पृष्ठ पर, यानी सी ऑप्शन जो दिया हुआ है सही आंसर दिया हुआ है। और चलिए 45वां प्रश्न देखिए, 45वां प्रश्न दिया हुआ है कि मंद प्रकाश में किसकी शिथिलता से पुतली पूर्ण रूप से फैल जाती है? बताइए। मंद प्रकाश में किसकी शिथिलता से पुतली पूर्ण रूप से फैल जाती है? तो 45वां प्रश्न का जो सही आंसर है परितारिका से, यानी बी ऑप्शन जो दिया हुआ है सही आंसर दिया हुआ है। चलिए अब 46वां प्रश्न देखिए, हमारा 46वां प्रश्न है कि नेत्र गोलक के गोल होने पर देख पाते हैं क्या? नेत्र गोलक के गोल होने पर हम लोग क्या स्पष्ट देख सकते हैं? तो इसका जो सही आंसर है निकट की वस्तुओं को, यानी ये ऑप्शन जो दिया हुआ है सही आंसर दिया हुआ है। चलिए अब अगला प्रश्न और 47वां प्रश्न दिया हुआ है कि वस्तु को हटा लेने के बाद भी नेत्र पटल पर प्रतिबिंब कितने सेकेंड तक रहता है? बताइए। वस्तु को हटा लेने पर भी नेत्र कितने सेकेंड पर रहता है? तो 1/10 सेकेंड पर, यानी ये ऑप्शन जो दिया हुआ है हमारा सही आंसर है। और ये प्रश्न भी आया है, ये प्रश्न आपको पूछा जाएगा। और चलिए अब अगला प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न 48वां प्रश्न है कि दृष्टि निर्वध सिद्धांत का उपयोग कहाँ किया जाता है? बताइए। दृष्टि निर्वध का पहले जान लीजिए दृष्टि निर्वध क्या होता है। तो दृष्टि निर्वध हम लोग उसको कहते हैं जिसमें रंगों को नहीं पहचान सकते हैं, रंगों को पहचाना नहीं जा सकता है। सिर्फ वो लोग ब्लैक एंड वाइट को ही पहचान सकते हैं जिनमें दृष्टि निर्वध होते हैं। और प्रश्न कह रहा है कि दृष्टि निर्वध सिद्धांत का उपयोग कहाँ किया जाता है? तो हमारा 48वां प्रश्न का जो सही आंसर है चलचित्र प्रेक्षेपण में। कहाँ? चलचित्र प्रेक्षेपण में, यानी ये ऑप्शन जो दिया हुआ है सही आंसर है। चलिए अब अगला प्रश्न और 49 नंबर प्रश्न दिया हुआ है कि कॉर्निया के पीछे क्या है जो काले रंग की पेशियों का समुच्चय है? बताइए। कॉर्निया के पीछे क्या है जो काले रंग का समुच्चय है? तो 49वां प्रश्न का जो सही आंसर है परितारिका। कॉर्निया के पीछे काला रंग का एक परितारिका होता है जिसे हम लोग पेशियों का समुच्चय भी कहते हैं, यानी ये ऑप्शन जो दिया हुआ है हमारा सही आंसर दिया हुआ है। चलिए अगले प्रश्न,
अगला प्रश्न और 50वां प्रश्न दिया हुआ है कि आयु में वृद्धि होने पर मानव नेत्र में समंजन क्षमता घट जाती है, यह दोष को हम लोग क्या कहते हैं? तो 50वां प्रश्न का जो सही आंसर है जरा दृष्टि दोष, यानी डी ऑप्शन जो दिया हुआ है हमारा सही आंसर दिया हुआ है। और अगला प्रश्न और 51 नंबर प्रश्न दिया हुआ है कि कॉर्निया के दोष अर्थात उनके पूर्णतः गोलीय न होने के कारण किस प्रकार का नेत्र दोष होता है? तो इसका सही आंसर बताइए क्या होगा? इसका सही आंसर जो है ऑप्शन ए अबिंदुकता, यानी ए ऑप्शन जो दिया हुआ है सही आंसर दिया हुआ है। अगला प्रश्न और 52 नंबर प्रश्न देखिए। 52 नंबर प्रश्न दिया हुआ है कि अबिंदुता नेत्र दोष वाले व्यक्ति के चश्मे में किस तरह के लेंस का उपयोग किया जाता है? तो 52 नंबर प्रश्न का जो सही आंसर है हमारा ऑप्शन बी। देखिए ऑप्शन बी जो दिया हुआ है बेलनाकार लेंस, यानी बी ऑप्शन जो दिया हुआ है हमारा सही आंसर दिया हुआ है। अब अगला प्रश्न और 53 नंबर प्रश्न देखिए। 53 नंबर प्रश्न दिया हुआ है कि दोष रहित नेत्र 25 सेंटीमीटर और अनंत के बीच रखी वस्तु को आसानी से देख पाते हैं, इसके बीच की दूरी को क्या कहते हैं? तो इसका जो सही आंसर है दृष्टि परिसर, यानी ए ऑप्शन जो दिया हुआ है सही आंसर दिया हुआ है। चलिए अब अगला प्रश्न और 54 नंबर प्रश्न देखिए। हमारा 54 नंबर प्रश्न है कि मानव नेत्र 2 है, अतः इसका दृष्टि क्षेत्र क्या होगा बताइए? मानव नेत्र का 2 नेत्र का दृष्टि क्षेत्र 180 डिग्री होता है, यानी ये ऑप्शन जो है सही आंसर है। अगर एक नेत्र की यहाँ पर बात की जाए, एक नेत्र की क्या होती है तो 150 डिग्री एक नेत्र की होती है। ये अगर एक नेत्र की बात की जाए तो यहाँ पर बी ऑप्शन सही होता है, लेकिन यहाँ पर 2 नेत्र की है इसीलिए 180 डिग्री होगा। चलिए अब अगला प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न और 55 नंबर प्रश्न है कि दूरदृष्टि दोष वाले व्यक्ति साफ साफ क्या देख सकते हैं? दूरदृष्टि दोष वाले व्यक्ति जो होते हैं साफ साफ कहाँ की वस्तुओं को देख सकते हैं? तो 55वां प्रश्न का जो हमारा सही आंसर है दूर की वस्तुओं को देख सकते हैं। दूरदृष्टि दोष वाले व्यक्ति जो होते हैं दूर की वस्तुओं को साफ साफ देख सकते हैं, यानी ये ऑप्शन जो दिया हुआ है हमारा सही आंसर दिया हुआ है। चलिए अब अगला प्रश्न और 56 नंबर प्रश्न दिया हुआ है कि दीर्घ दृष्टि दोष होने के कारण क्या होता है बताइए? जब दीर्घ दृष्टि दोष हो जाते हैं तो उनमें क्या होता है? तो इनमें जो होता है अभिनेत्र लेंस की फोकस दूरी का अत्यधिक हो जाना, यानी डी ऑप्शन जो दिया हुआ है सही आंसर दिया हुआ है। चलिए अब 56वां प्रश्न। हमारा 56 नंबर प्रश्न दिया हुआ है कि अभिनेत्र लेंस की फोकस दूरी में क्या परिवर्तित होता है? अभिनेत्र लेंस की जो फोकस दूरी में परिवर्तन किया जाता है कैसे? तो 57 नंबर प्रश्न का जो हमारा सही आंसर है पक्षांबी द्वारा, यानी सी ऑप्शन जो दिया हुआ है सही आंसर दिया हुआ है। अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न और 58 नंबर प्रश्न दिया हुआ है। 58 नंबर प्रश्न है रेटिना प्रकाश को परिवर्तित करता है बताइए? रेटिना जो होता है प्रकाश को परिवर्तित किस ऊर्जा में करती है? तो 58 नंबर प्रश्न का जो हमारा सही आंसर है विद्युत सिग्नलों में करती है, यानी बी ऑप्शन जो दिया हुआ है सही ऑप्शन दिया हुआ है। अगला प्रश्न देखिए। हमारा अगला प्रश्न दिया हुआ है और 59 नंबर प्रश्न। हमारा 59 नंबर प्रश्न दिया हुआ है कि नेत्रदान करने वाले व्यक्तियों की आयु सीमा क्या होती है? तो इसका जो सही आंसर है हमारा ऑप्शन डी। देखिए ऑप्शन डी क्या दिया हुआ है, इनमें से सभी, यानी 10 वर्ष और 25 वर्ष और 60 वर्ष, यानी तीनों जो होते हैं 10, 25 और 60, ये तीनों उम्र के व्यक्ति, किसी भी उम्र के व्यक्ति हो वह नेत्रदान कर सकते हैं, यानी डी ऑप्शन जो है हमारा सही आंसर है। चलिए अब अगला प्रश्न देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न और 60वीं प्रश्न दिया हुआ है कि मृत्यु के पश्चात कितने घंटे के अंदर नेत्र निकाल लेना चाहिए तभी वह नेत्रदान कर पाएंगे? कितने घंटे के अंदर कर पाएंगे निकाल लेना चाहिए ताकि उसके नेत्रदान हो सके? तो 4 से 6 घंटे के भीतर अगर उसका नेत्र निकाल लिया जाए तो उसके नेत्रदान कर सकते हैं, यानी बी ऑप्शन जो दिया हुआ है सही आंसर दिया हुआ। चलिए अब अगला प्रश्न और 61 नंबर प्रश्न दिया हुआ है कि इनमें से कौन व्यक्ति नेत्रदान कर सकता है बताइए? इनमें से कौन व्यक्ति है जो नेत्रदान कर सकते हैं? तो बताइए कौन से व्यक्ति? संक्रमण रोग पीड़ित व्यक्ति नहीं कर सकते हैं,
लेकिन मधुमेह का रोगी और दम्मे का रोगी जो है नेत्रदान कर सकता है। यानी डी ऑप्शन जो दिया हुआ है हमारा सही आंसर दिया हुआ है। चलिए अब 62वें प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। हमारा 62वें प्रश्न है कि कौन सा रंग जिनमें खतरों का सिग्नल का उपयोग किया जाता है, बताइए। ऐसा कौन सा रंग है जिनमें खतरों के सिग्नल का उपयोग किया जाता है? तो लाल रंग जो होता है उनको खतरे के सिग्नल के लिए उपयोग किया जाता है, यानी सी ऑप्शन जो सही आंसर है। अब 63वां प्रश्न दिया हुआ है कि श्वेत प्रकाश जब प्रिज्म से होकर गुजरता है तो जो रंग सबसे अधिक विचलित होता है वो है, बताइए। सबसे अधिक विचलित जो होता है कौन सा रंग? बैगनी रंग, यानी सी ऑप्शन जो दिया हुआ है सही आंसर दिया हुआ है। अब अगला प्रश्न और 63वां प्रश्न दिया हुआ है कि प्रकाश की एक पतली झिल्ली से होकर नेत्र में प्रवेश करती है, इस झिल्ली को क्या कहते हैं, बताइए। प्रकाश एक पतली झिल्ली से होकर नेत्र में प्रवेश करती है, इस नेत्र को इसको हम लोग क्या कहते हैं? तो इसका जो सही आंसर दिया हुआ है 64वां नंबर प्रश्न का वो है ऑप्शन बी, कॉर्निया। यानी बी ऑप्शन जो दिया हुआ है सही आंसर दिया हुआ है। अब अगला प्रश्न देखिए। हमारा अगला प्रश्न और 65वां प्रश्न दिया हुआ है कि प्रिज्म से होकर सूर्य का श्वेत प्रकाश गुजरने पर श्वेत प्रकाश 7 रंगों में विच्छेदित हो जाता है, इसमें लाल रंग का प्रकाश का विचलन होता है, बताइए। लाल रंग का प्रकाश का विचलन कैसे होता है? तो इसका जो सही आंसर है सभी रंगों से कम होता है, यानी सबसे कम जो होता है का लाल रंग का होता है, यानी डी ऑप्शन जो दिया हुआ है हमारा सही आंसर है। अगला प्रश्न और 66वां प्रश्न दिया हुआ है कि चूजे के जो दृष्टि पटल होते हैं उनमें कौन सी कोशिका होती है, बताइए। चूजे के दृष्टि पटल में कौन सी कोशिकाएं नहीं होती हैं? तो 66वां प्रश्न का जो सही आंसर है ऑप्शन बी, शंकु कोशिका, यानी बी ऑप्शन जो है सही आंसर है। चलिए अब अगला प्रश्न और 66वां प्रश्न देखिए। हमारा 67वां प्रश्न दिया हुआ है कि सूर्योदय एवं सूर्यास्त के समय सूर्य गोला दिखता है, बताइए। सूर्योदय एवं सूर्यास्त के समय सूर्य का गोला कैसा दिखता है? गोलाकार, अंडाकार, चपटा या फिर घनाकार? तो सूर्योदय एवं सूर्यास्त के समय जो होता है वो सूर्य हम लोगों को चपटा दिखता है। कैसा दिखता है? चपटा, यानी सी ऑप्शन जो है सही आंसर है। चलिए अब अगला प्रश्न और 68 नंबर प्रश्न दिया हुआ है कि कांच का अपवर्तनांक किस वर्ण के लिए अधिकतम है, बताइए। कांच का जो अपवर्तनांक होता है किस वर्ण के लिए अधिकतम होता है? तो इसका जो सही आंसर है बैगनी के लिए अधिकतम होता है, यानी सी ऑप्शन सही आंसर है। चलिए अगला प्रश्न और 59वां प्रश्न दिया हुआ है कि लाल गुलाब को हरे प्रकाश में कैसा देखा जाएगा? लाल गुलाब को हरे प्रकाश में कैसा देखा जा सकता है, बताइए। तो लाल गुलाब जो होता है उनको हम लोग हरे प्रकाश में काला रंग देख सकते हैं। कौन सा रंग? काला रंग देख सकते हैं, यानी सी ऑप्शन जो दिया हुआ है सही आंसर है। अब 70 नंबर प्रश्न देखिए। हमारा 70 नंबर प्रश्न दिया हुआ है कि प्रकाश का प्राथमिक वर्ण कौन सा है? प्रकाश का प्राथमिक वर्ण 3 होता है, लाल, हरा और नीला। तो इनमें देखिए प्रकाश का प्राथमिक वर्ण लाल, हरा और नीला ये तीनों दिया हुआ है, यानी डी ऑप्शन जो है हमारा सही आंसर है। चलिए अब अगला प्रश्न और 71 नंबर प्रश्न देखिए। हमारा 71 नंबर प्रश्न है कि पेशियों के शिथिल होने पर अभिनेत्र लेंस की फोकस दूरी क्या होती है? पेशियों के शिथिल होने पर अभिनेत्र लेंस की फोकस दूरी लगभग क्या हो जाती है? तो हमारा 71 नंबर प्रश्न का जो सही आंसर है ऑप्शन बी 2.5 सेंटीमीटर, यानी बी ऑप्शन जो है सही आंसर है। अगला प्रश्न और 72 नंबर प्रश्न दिया हुआ है कि अति सूक्ष्म कण किस तरह से प्रकाश का परिकिरणित करते हैं, बताइए। अति सूक्ष्म कण किस तरह से प्रकाश का परिकिरणित करती हैं? तो इसका जो सही आंसर है नीला, यानी सी ऑप्शन जो दिया हुआ है सही आंसर दिया हुआ है। और 73 नंबर प्रश्न देखिए। 73वां प्रश्न दिया हुआ है कि किसी प्रिज्म से होकर गुजरने वाली प्रकाश के लिए आपतन कोण I और अपवर्तन कोण R हो तो निर्गत कोणों का मान क्या होगा? तो इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन डी। देखिए ऑप्शन डी क्या दिया हुआ है? ऑप्शन डी दिया हुआ है LI से बड़ा होगा, यानी डी ऑप्शन जो दिया हुआ है सही आंसर दिया हुआ है। चलिए अगला प्रश्न देखिए। हमारा अगला प्रश्न और 74 नंबर प्रश्न है कि वास्तविक सूर्योदय
और आभासी सूर्यास्त के बीच लगभग कितने समय का अंतर होता है? तो 2 मिनट का अंतर होता है, यानी बी ऑप्शन जो है सही आंसर है। चलिए अब अगला प्रश्न देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न और 75 नंबर प्रश्न देखिए। 75 नंबर प्रश्न दिया है को उदय और अस्त होने के समय सूर्य कैसा दिखता है? बताइए, उदय और अस्त होने के समय सूर्य कैसा दिखता है? तो जब उदय और अस्त होता है तो सूर्य हमें लाल दिखता है। कैसा दिखता है? लाल दिखता है, यानी बी ऑप्शन जो दिया हुआ है सही आंसर दिया हुआ है। अब अगला प्रश्न और 76 नंबर प्रश्न दिया हुआ है कि एक एंगस्ट्रम का मान कितना होता है? बताइए, एक एंगस्ट्रम जो होता है उनका मान कितना होता है? इसका जो सही आंसर है 10 का पावर -10 मीटर, 10 का पावर -10 मीटर, यानी ये ऑप्शन जो दिया हुआ है सही आंसर दिया हुआ है। चलिए अब अगला प्रश्न और 77 नंबर प्रश्न। हमारा 77 नंबर प्रश्न दिया हुआ है कि प्रिज्म से प्रकाश की कौन सी परिघटना घटती है? बताइए, प्रिज्म से प्रकाश की कौन सी परिघटना घटती है? तो वर्ण विक्षेपण, यानी सी ऑप्शन जो दिया हुआ है सही आंसर दिया हुआ है। और अगला प्रश्न और 78 नंबर प्रश्न। 78 नंबर प्रश्न है कि नेत्र लेंस की फोकस दूरी अधिक हो जाने पर कौन सा दृष्टि दोष होता है? बताइए, नेत्र लेंस की फोकस दूरी अधिक हो जाने पर निकट दृष्टि दोष हो जाता है, यानी ये ऑप्शन जो दिया हुआ है सही आंसर है। अब अगला प्रश्न और 79 नंबर प्रश्न देखिए। 79 नंबर प्रश्न दिया हुआ है कि किसी दृष्टि दोष में किसी वस्तु का प्रतिबिंब रेटिना के आगे बनता है? बताइए, किस दृष्टि दोष में जो है वस्तु का प्रतिबिंब रेटिना के आगे बनता है? तो हमारा 79 नंबर प्रश्न का जो सही आंसर है निकट दृष्टि दोष में, यानी ये ऑप्शन जो दिया हुआ है सही आंसर है। चलिए अब 80 नंबर प्रश्न और लास्ट प्रश्न देखिए। हमारा लास्ट प्रश्न जो दिया हुआ है कि नेत्र की समंजन क्षमता कम हो जाने पर उत्पन्न होता है कौन सा दोष? नेत्र की समंजन क्षमता जब कम हो जाती है तो कौन सा दोष उत्पन्न हो जाता है? जरा दृष्टि दोष, यानी सी ऑप्शन जो सही आंसर है। अब समझिए, अब हम आपको 4 प्रश्न ऐसे बताने वाले हैं जिनका आंसर आप लोगों को कमेंट बॉक्स में देना है, और जो स्टूडेंट इन 4 में 4 प्रश्न का सही आंसर देते हैं उनका नाम अगले वीडियो में घोषित किया जाएगा। तो देखिए, हमारा 81 नंबर प्रश्न दिया हुआ है कि तारों के टिमटिमाने का प्रतीत होने का कारण, और 82वां प्रश्न दिया हुआ है कि एक प्रिज्म द्वारा श्वेत प्रकाश स्पेक्ट्रम के वर्ण विक्षेपण जिस घटना के कारण होते हैं वह घटना क्या है? और 83 नंबर प्रश्न है कि किसी कण पर प्रकाश पर के एक अंश के विभिन्न दशाओं में छितराने को हम लोग क्या कहते हैं? और 84वां प्रश्न है कि सूर्योदय और सूर्यास्त के समय सूर्य लाल दिखाई पड़ता है, क्यों दिखाई पड़ता है? इसी के साथ धन्यवाद वीडियो देखने के लिए। अगर वीडियो पसंद आए हो तो लाइक कीजिएगा और प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि इस चैनल से आपको निश्चित ही